मैंने ये डिसाइड कर लिया था 6th क्लास में। ये क्या, इतने पैसे खर्च करा दिए और कुछ भी नहीं आया? जैसे शेयर टूट के पड़ता है ना। कि ऑर्थोपेडिक जो ब्रांच है वो बहुत ही ज़्यादा सेचुरेटेड ब्रांच हो चुकी है। इसमें एक रूल फॉलो करता हूँ, ABC। ट्रॉमेटिक इंजरी है, जैसे कि हो गया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। लोग कहते हैं भाई वो डॉक्टर तो थे, पुराने डॉक्टर थे, वो तो कोई जांच ही नहीं कराते थे, दवाई देते ठीक हो जाते थे। रिप्लेसमेंट सर्जरीज आजकल बहुत कॉमन है। अब रात के टाइम में तो कोई डॉक्टर मिले नहीं मिले, घर वालों को ऐसे चिंता हो जाती है। ईश्वर की सभी संरचनाओं में सबसे खूबसूरत संरचना है मानव शरीर। हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है जो चलती फिरती घूमती रहे। शायद इसीलिए एक कहावत है, पहला सुख निरोगी गाया, दूजा सुख घर में माया। लेकिन बदलते जमाने के साथ शायद हम ये कहावत भी भूल चुके हैं और आज के टाइम में 8 से 10 घंटे लगभग एक ही जगह बैठे बैठे व्यतीत कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें जैसे गर्दन दर्द, कमर की मांसपेशियों में अकड़न आ जाना और समय से पहले घुटने डीजनरेट हो जाना, इन सब का सामना करना पड़ रहा है। इसी के सॉल्यूशन के लिए आज हमने बुलाया है दी ऑर्थोपेडिक किंग, द ब्रांड हिमसेल्फ एंड ए पर्सन हु होल्ड्स एक्सपीरियंस ऑफ ओवर ए डिकेड, डॉक्टर कैलाश खोजा सर को। वेलकम सर, वेलकम टू दी पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर हैविंग मी। हम आपसे आज सभी ऑर्थोपेडिक कंडीशन और नॉर्मल मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इन सब को शुरू करने से पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एक हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ बनने की ब्रांच क्यों चूज करी? शुरुआत में जब हम MBBS करने गए थे तो वार्ड पोस्टिंग लगती थी। जैसे एक बार मेडिसिन में लग गई, सर्जरी में लग गई, ऑर्थोपेडिक में लग गई, 1 by 1 हर ब्रांच में लगती थी। तो जैसे हम मेडिसिन में काम करा, सर्जरी में करा, ऑर्थोपेडिक में काम करा, तो ऑर्थो में काम करते करते धीरे धीरे ऐसे अंदर पता ही नहीं चला कि इंटरेस्ट ऑर्थो की तरफ डेवलप हो गया। तो ये MBBS टाइम में लगभग डेवलप हो गया था। और बाद में कई ऐसी परिस्थितियां भी होती है कि PG में जो रैंक आती है ना, उस अनुसार आदमी डिसाइड कर लेता है कि मेरे को क्या ब्रांच लेनी है, क्या सिलेक्ट करनी है। अच्छी रैंक आएगी तो यही ऑर्थोपेडिक, रेडियोलॉजी वगैरह ले लेते हैं, और पीछे आती तो फिर जो मिलती है वही लेनी पड़ती। एक अमेजिंग ब्रांच, ऑर्थोपेडिक ब्रांच। इससे पहले आपको जब MBBS करनी थी तो आपने कब ये डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? मैंने तो बहुत पहले कर लिया था, जितना पहले अपन सोच ही नहीं सकते। आम आदमी तो कोई तो 12वीं में तैयारी करता है, कोई 10वीं में सोचता है, कोई 10वीं से पहले तो मेरे हिसाब से कोई नहीं सोचता होगा। मैंने ये डिसाइड कर लिया था 6th क्लास में, वही 15 अगस्त को। अच्छा। जब इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं तो हुआ क्या था कि उस टाइम 6th क्लास में हमारे गांव में स्कूल नहीं हुआ करती थी। हमारे से 10 किलोमीटर दूर थी जहां हम जाते थे, कई बार पैदल, कई बार साइकिलों से जाते थे। स्कूलें जुलाई में खुल जाती थी, 1 जुलाई को, और नेक्स्ट 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। तो 15 अगस्त के दिन हम क्या होते थे, बड़ी स्कूल में थे, वो बड़ी स्कूल थी, बाकी छोटी स्कूल होती थी गाँव में। सारी बड़ी स्कूल वाले लड़के पहले गाँव में जाते थे। फिर हमारे पास में एक हॉस्पिटल था, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ झंडारोहण करके आते थे। वहाँ उसी टाइम नए डॉक्टर की पोस्टिंग हुई थी, जो अभी भी वहीं है। ये बात है 91 की। डॉक्टर राजेंद्र कालवी सर, जो मतलब नए नए आए थे, डॉक्टर थे, और इतने मतलब हैंडसम लुकिंग, और बोलने में और दिखने में दोनों इतने हैंडसम थे कि उसी टाइम मेरे मन में बैठ गए, भाई मेरे को तो यही बनना है, दूसरी चीज तो कुछ करना ही नहीं है। रेगुलर बेसिस पे आजकल जो पेशेंट्स हैं उनकी यूजुअली क्या कंप्लेंट्स हैं जिन्हें आप रोज ही फेस कर रहे हैं? आजकल रूटीन OPD में पेशेंट तो बैक पेन हो गया, नेक पेन हो गया, जॉइंट्स में मेनली नी, शोल्डर वगैरह, एल्बो, और कई बार माइनर जॉइंट पेन लेकर के भी पेशेंट आ जाते हैं। ओके सर, तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हो गई है, इन सभी का क्या कारण रहता है या कुछ प्रिवेंशन भी है जो हम कर सकते हैं? कारण मेन तो आज का जमाना में लाइफ स्टाइल, मेन तो हेक्टिक लाइफ हो गई, खुद की बॉडी के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, डाइट पे भी ध्यान नहीं दे रहा है, एक्सरसाइज पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बैक पेन जो बहुत कॉमन है उसमें एक तो आपने बताया कि मसल स्पाज्म की वजह से हो जाता है, दूसरा एक टर्म है जो लगभग जनता में एकदम पॉपुलर सा हो रखा है, वो है स्लिप डिस्क। सर हम जानना चाहेंगे ये स्लिप डिस्क क्या होता है, इसका कारण क्या है और इसका फिर ट्रीटमेंट फॉलोअप क्या है?
स्लिप डिस्क फुल फॉर्म होती है प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो बॉडी की वर्टिब्रा होती है, जो बोन होती है रीढ़ की हड्डी की, उनको बोलते हैं वर्टिब्रा। उनके बीच में एक गद्दी होती है, उसको बोलते हैं डिस्क। वो कई बार अनबैलेंस फोर्स लगने से हड्डियां, दोनों हड्डियों के बीच में से फिसल जाती है, तो उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। स्लिप हो जाना, दोनों हड्डियों के बीच अपनी जगह छोड़ देती है, उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। तो वो जगह छोड़ दिए तो हड्डियों के बीच में से निकलने वाली नर्व रूट बोलते हैं, जो पैरों में हाथों में सप्लाई होती है, उस पर प्रेशर पड़ने लग जाता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसको देसी भाषा में बोल देंगे स्लिप डिस्क। पैरों में दर्द हो गया तो सियाटिका, ये कॉमन चीज है। तो सर इनके कारण क्या होते हैं कि किसी फोर्स के थ्रू ये स्लिप डिस्क कंडीशन पेशेंट के अंदर बन गई है, अब क्या ये प्रिवेंटेबल है या अगर हो गया है तो ये ट्रीटेबल है? इस स्लिप डिस्क के दो कारण होते हैं मोटे मोटे तौर पे। एक तो ये हो गया कि भाई आपकी मसल की स्ट्रेंथ ही कम है, जैसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, कोई मतलब ज़्यादा मतलब बॉडी पे एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रहा, ऑफिस वर्क हो या मतलब कोई हाउस होल्ड एक्टिविटीज हो और ज़्यादा मतलब फिजिकल वर्क नहीं कर पा रहा हो, उसकी मसल बैक की वीक ही रहती है लगभग। तो उसमें हल्का फुल्का फोर्स पड़ता है या मतलब अनइवन अनबैलेंस फोर्स पड़ता ही वो डिस्क स्लिप हो जाती है। दूसरा कारण यह भी रहता है कि लेबर वर्कर होते हैं ना, उनमें मसल्स तो मजबूत होती है, पर मतलब वो मसल की कैपेसिटी से ज़्यादा भी वजन उठा लेते हैं, एक्स्ट्रा मतलब वेट उठाने से भी ऐसा हो सकता है। ये ट्रीटेबल कंडीशन है, इरिवर्सिबल कंडीशन है या रिवर्सिबल है? रिवर्सिबल भी है, और मान लो एक कंडीशन ऐसी होती है कि भाई पूरी स्लिप डिस्क हो ही गई, पूरी बाहर निकल गई, जैसे जिसको देसी भाषा में बोले पूरी बाहर निकल गई, तो सर्जरी भी करनी पड़ जाती है कई बार, ज़्यादा सिम्टम हो तो। अच्छा, ये जेंडर स्पेसिफिक होती है क्या कि फीमेल्स ज्यादा प्रोन है इसके या मेल, या ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिनमें मेल ज्यादा प्रोन देखे गए हैं? मेल पेशेंट में ज्यादा होती है, ये क्या लेबर वर्कर होते हैं ना, मेल ज्यादा लेबर वर्क करते हैं, तो उनमें ये थोड़ी ज्यादा होती है। तो फीमेल पेशेंट्स में सर कौन सी ऐसी ऑर्थोपेडिक कंडीशंस है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है? फीमेल्स क्या होती है, ज्यादातर हाउस होल्ड वर्कर ही होती है, मतलब घर के अंदर ही काम रहता है, बाहर नहीं निकल पाती है, तो उनकी मसल्स की बैक की नेक की इतनी स्ट्रेंथनिंग नहीं होती है, स्ट्रेंथ नहीं हो पाती है तो मसल वीक हो जाती है, तो मसल से रिलेटेड बोन भी वीक हो जाती है, बोन में मतलब कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की के कारण सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, जैसे हड्डियों में फ्रैक्चर होना। तो सर जो हड्डियों में फ्रैक्चर होना आपने अभी बताया, फीमेल्स में अगर वर्टेब्रल फ्रैक्चर हो गया है तो वो एक तरह से बहुत ही ज्यादा पेन प्रोड्यूसिंग फ्रैक्चर रहते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि फ्रैक्चर हो गया और पता ही नहीं चलता है? दोनों कंडीशन ही होती है, कई बार पेन नहीं भी करता है, कई बार बहुत ज़्यादा वर्टिब्रा का फ्रैक्चर का पेन होता है, तो वो डिपेंड करता है किस तरह का फ्रैक्चर है, किस कंडीशन हुआ है, पेशेंट की मतलब जीसी क्या है, पेशेंट की फिजिक क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है वर्क की, उस पर डिपेंड करता है। डाइट का कोई इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि अगर अच्छा खाएं पिए तो हड्डियों में बहुत ही अच्छी कंपोजिशन हो जाएगी, कैल्शियम कंपोजिशन अच्छा रहेगा और फ्रैक्चर के? डाइट तो नेचुरल बात है, डाइट का तो पूरा ही रोल है। डाइट मान लियो कैल्शियम विटामिन मिनरल्स से रिच हो तो हड्डियों की स्ट्रेंथनिंग, हड्डियां और मजबूत होएगी। फ्रैक्चर सर गांव में एक ऐसी भ्रांति है कि किसी भी बच्चे के अगर हाथ फ्रैक्चर हो गया या घुटना कोई भी जॉइंट फ्रैक्चर हो गया तो प्लास्टर हटने के बाद में जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा है कि प्लास्टर हट गया है, अब जल्दी जल्दी कुछ दूध की मालिश कर दो या तेल की मालिश कर लो, जिससे जो है फ्रैक्चर हीलिंग उनके नज़रिए में जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ये पूरी तरह से भ्रांति है या कुछ असरदार है? लॉजिकली या साइंटिफिकली देखें तो ये तो भ्रांति है एक तरह से। साइंटिफिकली प्रूव तो ये नहीं है, बिल्कुल ही गलत लगता है हमें तो। जैसे कोई पेशेंट के ट्रॉमा हो गया, हड्डी टूट गई, मसल में इंजरी हो गई, लिगामेंट की इंजरी हो गई, जरूरी नहीं हड्डी टूटी, मसल लिगामेंट की इंजरी हो गई, वहाँ खून इकट्ठा हुआ है, हेमाटोमा हुआ है, उसका नॉर्मली ट्रीटमेंट तो यही होता है कि भाई उसको प्लास्टर दे दिया या मतलब क्रैब बैंडेज वगैरह बांध दी, जो भी रेस्ट दे दी। अगर उसके पे मसाज करेंगे अपन, तो मसाज करेंगे, जो हेमाटोमा खून इकट्ठा हुआ है ना, उसमें कैल्शियम जमा हो जाता है मसाज से, तो उसको बोलते हैं मायोसाइटिस ओसिफिकांस, मतलब मसल्स में या आसपास जॉइंट के आसपास कैल्शियम जमा हो गया, वो बाद में जॉइंट की मूवमेंट को, जॉइंट की चाल को हैम्पर्ड करता है, चाल पूरी नहीं आने देता है, आने देता है तो बाद में परेशानी खड़ी कर देता है। तो ये तो साइंटिफिकली तो सही नहीं है।
हड्डी टूटने पे सर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि इसको अपन प्लास्टर के अंदर, देसी भाषा में बोले तो पट्टे के अंदर रख के ठीक कर सकते हैं, या फिर अपन को इसका तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा? वो तो हड्डी टूटने के बाद तो नॉर्मली तो रेडियोलॉजी के लिए एक्सरे कराते हैं, उसमें अपने को लगता है कि भाई फ्रैक्चर डिस्प्लेस है कि नहीं है। फ्रैक्चर दो तरह हो गए, एक तो अनडिस्प्लेस, अनडिस्प्लेस मतलब अपनी जगह ही पड़ा है, दूसरा डिस्प्लेस भाई अपनी जगह छोड़ दी। अब जगह छोड़ दी तो कितनी छोड़ी है, किस एज में कितना एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। एक चाइल्ड एज में फ्रैक्चर डिस्प्लेस हो गया, एंगुलेट नहीं हुआ, मान लो एंगल नहीं बनाए तो एक्सेप्टेबल होता है, मान ली बिना मतलब सर्जरी के भी। अच्छा। दूसरी चीज ज्यादा डिस्प्लेस हो गया तो सर्जरी भी करनी पड़ती है, वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। रेडियोलॉजिकल पिक्चर के बाद डिसाइड कर पाते हैं कि भाई अब क्या करना है, प्लास्टर यानी कंजर्वेटिव ठीक करना है या सर्जरी की तरफ जाना है। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन सर, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के अंदर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है? ऑर्थोपेडिक तो वैसे देखते हैं तो पूरा रेडियोलॉजी पर ही टिका हुआ है, ऊपर से तो कुछ भी नहीं दिखता, अंदर कई ऊपर से कुछ सोचते हैं ऐसा फ्रैक्चर आएगा, अंदर कई तरह का दूसरा पैटर्न से निकल जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट पूरा ही चेंज हो जाता है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है फ्रैक्चर पैटर्न पे, सिंपल भी निकल सकता है, कम्युनिटेड भी निकल सकता है, और भी कई पैटर्न हो जाते हैं फ्रैक्चर के, तो पूरा रेडियोलॉजी पे ही टिका हुआ है। इन्वेस्टिगेशंस जब भी किसी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और पेशेंट इन्वेस्टिगेशन कराता है, अगर उसमें कुछ आइडेंटिफाई हो गया तो इट इज़ ओके, और अगर कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो यूजुअली पेशेंट्स अपना माथा पकड़ लेते हैं कि ये क्या, इतने पैसे खर्च करा दिए और कुछ भी नहीं आया, डॉक्टर तो जो है उसने तो बिजनेस कर लिया है। तो इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? उस इन्वेस्टिगेशन को तो आपने पैसों से जोड़ दिया। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई मरीज की कोई जांच है उसको बीमारी को पकड़ने के लिए। तो पहली बात तो आपने ये कि डॉक्टर को भगवान ही क्यों मान लिया? भगवान थोड़ा है डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर अपनी क्लिनिकल नॉलेज से, एक्सपीरियंस से मरीज की बीमारी को पहचानने तक पहुंच जाता है, पता कर लेता है भाई ये बीमारियां हो सकती है। अब उसको कन्फर्म करने के लिए डॉक्टर को भी कुछ चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, उसमें जैसे इन्वेस्टिगेशन हो गई है। तो उसमें क्या ये पुरानी भ्रांतियां हैं कि उस टाइम तो पुराने ज़माने में क्या होता था, इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल नहीं है, क्या करें। दूसरी चीज़ उस टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती थी, पेशेंट्स के पास पैसे भी नहीं होते थे, इन्वेस्टिगेशन हर जगह अवेलेबल भी नहीं होते थे, तो डॉक्टर छोटे मोटे इन्वेस्टिगेशन से काम चला लेते हैं। लोग कहते हैं भाई वो डॉक्टर तो थे, पुराने डॉक्टर थे, वो तो कोई जांच ही नहीं कराते थे, दवाई देते ठीक हो जाते थे। पर वो सिनेरियो अलग था, अभी का सिनेरियो अलग है। अभी ऐसे है कि कोई भी बीमारी बिना इन्वेस्टिगेशन छोड़नी नहीं चाहिए। छोटी सी चीज़ बिना इन्वेस्टिगेशन के कई बार बड़ी हो जाती है, तो ये गलती अपने को मेरे हिसाब से तो डॉक्टर को नहीं करनी चाहिए। जो अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन है, रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन है, मस्ट है, करना ही चाहिए, चाहे पेशेंट के पैसे लगे, चाहे पेशेंट नाराज हो, डॉक्टर खुद खुश नहीं हो कि भाई मैंने ये देख कर जाँच कराई इसमें ये नहीं मिला, उससे कोई नहीं, अपने को रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए। अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन से पहले जो प्री काउंसलिंग होती है वो किस तरीके से, जो एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें प्री काउंसलिंग का कितना एक रोल रहता है कि पेशेंट डॉक्टर के प्रति थोड़ा फेथफुल रहे? प्री काउंसलिंग का अच्छा खासा रोल है कि मरीज को फेथ में लेना पड़ता है, नहीं तो सर्जरी ऑपरेशन का नाम लेते ही पेशेंट को एक बार तो डर लग जाता है, चाहे एजुकेटेड हो या अनपढ़ आदमी हो, पढ़ा लिखा अनपढ़ दोनों को एक बार तो डर लगेगा, किस तरह की सर्जरी है, क्या होएगा क्या नहीं होएगा, खूब सारे उसके मन में क्वेश्चंस आते हैं। उसकी काउंसलिंग करते हैं, शुरू में बताना पड़ता है पेशेंट को एक्चुअल कंडीशन, भाई आपके ये फ्रैक्चर है, इस तरह का फ्रैक्चर है, इसका ये इलाज है, ऑपरेशन ही इलाज है। कई ऐसी कंडीशन होती है ऑपरेशन नहीं होता तो उसको नहीं बताते भाई जरूरत नहीं है, ऑपरेशन ही इलाज है, नहीं करेंगे तो ये कंडीशन अपने सामने आ जाएगी। बाय द वे ऑपरेशन नहीं करा अपन ने तो उसको जो कंडीशन होने वाली आगे वो बता देंगे कि भाई इसमें जुड़ेगी नहीं, हड्डी जुड़ जाएगी तो टेढ़ी जुड़ जाएगी, टेढ़ी जुड़ जाएगी तो क्या होएगा, बाद में जोड़े खराब हो जाएंगे, हमेशा के लिए दर्द रहेगा, ये चीज़ उसको एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी चीज़ उसको बता देते हैं नुकसान और फायदे दोनों,
एक फील्ड के अंदर सर बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं या कोई भी प्रोफेशन समझ लीजिए जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि एक ह्यूज अमाउंट की जो पॉपुलेशन है उन सब का डाइवर्जेंस एक ही इंडिविजुअल की तरफ ज़्यादा रहता है। तो उसके पीछे का फैक्टर क्या होता है? उसके पीछे का फैक्टर तो खूब सारे फैक्टर काम करते हैं। ऐसे प्रैक्टिस के लिए, डॉक्टर की प्रैक्टिस के लिए ना खूब सारे फैक्टर काम करते हैं, एक काम नहीं होता है। जैसे डॉक्टर उस लोकेलिटी का हो तो नेचुरली वहाँ से जान पहचान रहती है पहले, और मरीजों का ड्रेनेज उधर ज़्यादा रहता है। दूसरा चीज़ डिपेंड करती है डॉक्टर पे कि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी कितनी है। भाई क्लिनिक में जहाँ भी आपका सेटअप है वहाँ कितने अवेलेबल हो, मरीज किसी टाइम आया, आप मिल रहे हो कि नहीं मिल रहे हो, जब भी मरीज पहुँचे तब डॉक्टर अवेलेबल हो। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आ गई बिहेवियर। डॉक्टर का बिहेवियर पेशेंट के साथ कैसा है, वो भी बड़ा फैक्टर काम करता है। चौथी चीज़ आ गई कम्युनिकेशन। पेशेंट की बात डॉक्टर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। एक ऐसे होता है, पेशेंट आया, एक बात बोली, डॉक्टर हाँ हाँ ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं। पेशेंट की बात पूरी प्रॉपर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। पेशेंट की बात सुन ली, उसके बाद अपनी बात कोई क्वेश्चन करना हो तो करे डॉक्टर। चौथी पांचवी चीज़ में आ जाता है मेडिसिन, ड्रग्स। आपका प्रेस्क्रिप्शन कैसा है, मेडिसिन कैसी है, डायग्नोसिस कैसा है, ये सारी चीज़ें क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। ये एक चीज़ नहीं होती है कि भाई एक डॉक्टर के पास 10 पेशेंट आ रहे हैं, एक के पास 5 ही आ रहे हैं। इसके लिए एक कोई फैक्टर काम नहीं करता है। ग्राउंड लेवल पे जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती है उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? ग्राउंड लेवल पे तो नॉर्मली क्या होता है, लिगामेंट मसल्स इंजरी होती है, बोन की इंजरी वगैरह कम होती है। लिगामेंट में मान लियो एंकल, नी, नॉर्मल ये जॉइंट मतलब ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। इसमें मेनली तो ग्राउंड फिजियोथेरेपिस्ट का ही वहाँ रोल होता है। पेशेंट के इंजरी होते ही वहाँ क्या एक फंडा होता है, राइस निमोनिक है, RICE, उसको यूजुअली फॉलो करते हैं। राइस मतलब रेस्ट, भाई आपके लग गई वहीं बैठ जाओ, जिस कंडीशन हो वहीं रुक जाओ। दूसरी चीज़ होती है आइस, मतलब उसको ठंडा सेक करो, आइसिंग करो, तो कोई हेमेटोमा जो खून निकला है वो सेटल हो जाएगा, तो पेन कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ होती है कंप्रेशन, उस जगह को हल्का फुल्का आप दबा लो या क्रेप बैंडेज बांध लो, जो भी है कोई बांधने की चीज़ उस पर रेप कर लो, तो हल्का पेन वो भी रिलीव कर देगी। चौथी चीज़ होती है एलिवेशन, मतलब आपको उस पार्ट को हल्का सा बॉडी पार्ट से ऊंचा ले लो, तो ब्लड पुलिंग नहीं होगी, तो थोड़ा प्रेशर कम पड़ने से वहाँ भी पेन कम होएगा। तो राइस फॉलो करना चाहिए, RICE। तो ये नॉर्मली स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वहाँ ग्राउंड में, उन्हीं का काम होता है, वो फॉलो करते हैं, नॉर्मली यही फॉलो करते हैं। प्राइमरी लेवल पे ये हो गया। और अगर कोई केस है ट्रॉमेटिक इंजरी है, जैसे कि हो गया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जो कि बहुत कॉमन है, इतने व्हीकल्स होना, हिट एंड रन हो जाता है, जो भी ट्रॉमेटिक केसेस जब भी एक ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर के पास आते हैं तो उनको हैंडल करने का, क्योंकि वो तो बहुत हेक्टिक सा हो जाता है ना, इमरजेंसी केयर हो गई, उसको कैसे फिर हैंडल किया जाता है? इमरजेंसी तो ऑर्थोपेडिक में एक ऐसी होती है, उसके हम ऊपर ऐसे जैसे शेयर टूट के पड़ता है ना, वैसे पड़ते हैं मरीज के ऊपर, फटाफट मतलब उसको मैनेज करना होता है। इमरजेंसी क्या होती है ऑर्थोपेडिक में, ऐसा होता है कि पेशेंट में मल्टीपल साइड ट्रॉमा हो गई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह है, तो खूब सारे कई बार फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं, पेशेंट शॉक में जाने के जल्दी चांस रहते हैं। शॉक मतलब बॉडी में ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम कम होना, तो BP वगैरह फॉल हो जाता है, तो पेशेंट कई बार ऐसे कोलैप्स हो जाता है। तो उसके लिए तो जितना टाइम सेव कर सकते हैं उतना ही बेटर होता है। जैसे ही आया पेशेंट का, हम तो जिस चीज देख लो मुश्किल 10-15-20 सेकंड में पहचान लेते हैं भाई इसके क्या क्या है, क्या करना है। सबसे पहले पेशेंट का देख लिया फेस वगैरह, ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्वेटिंग है क्या, स्वेटिंग हो रही है मतलब वो BP फॉल हो रहा है ऑलरेडी, तो शॉक में नहीं जा रहा है। पल्स देख ली कितना क्या वॉल्यूम है, और IV लाइन मेंटेन करते हैं। IV लाइन मतलब कैनुला लगा के ड्रिप चालू करते हैं, फ्लूइड देते हैं। फ्लूइड रिप्लेस करने के बाद पेशेंट थोड़ा सेटल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर कर लेंगे भाई, इमोबिलाइज कर दो, जो पार्ट फ्रैक्चर हो रखा है या हल्का फल्का कोई डिस्प्लेस हो रखा है ना, उसको इमोबिलाइज कर देंगे तो वहाँ का पेन कम हो जाएगा, तो पेशेंट थोड़ा वरी कम हो जाएगा, पेशेंट की चिंता कम हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट फिर इन्वेस्टिगेशन जाते हैं, कोई एक्सरे CT MRI जो करानी है तो वो करा लेते हैं। एक बार ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, पेशेंट सेटल हो गया, पैरामीटर देख लिए, BP पल्स क्या है, पेशेंट खुद से बात कर ली, खुद से बात करना भी जरूरी होता है उस टाइम। ये चीज़ें सारी, वो इमरजेंसी के टाइम तो ऐसा होता है कि वो 1-2 मिनट का पीरियड होता है, इतना लगता है कि जैसे कोई घंटे भर का काम कर दिया। इमरजेंसी केयर के अंदर आपने बहुत ही एलोबरेटेड और बहुत ही नॉलेज वर्दी डिस्कशन आपने शेयर किया। इसी में
अगर कोई स्पॉट इन्वेस्टिगेशन प्रिंसिपल है तो सर हमसे ज़रूर शेयर करिए। इसमें एक रूल फॉलो करता हूँ, ABC। ए में आता है, ए का मतलब है कि एयरवे, मतलब सांस की नली। सांस की नली में कहीं रुकावट तो नहीं हो, जैसे चोट लगने से छाती पे चोट लग गई, गले में लग गई, मुंह में लग गई, नाक में लग गई, तो कहीं अवरुद्ध तो नहीं आ रहा हो, उसको चेकआउट करते हैं। दूसरी चीज की ब्रीदिंग, सांस पेशेंट ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, कोई सांस में लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही है। तीसरी चीज होता है सर्कुलेशन, जो कि भाई हम हाथ लगा के देखते हैं रेडियल आर्टरी वगैरह या जो भी पेल्विक आर्टरी हो वहाँ पे कि पल्सेशन फील हो रहा है कि नहीं, ब्लड सर्कुलेट कर रहा नहीं, हार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा पेशेंट का। ये तीन चीज मेन होती है जो पेशेंट को क्रिटिकल कंडीशन में सबसे पहले यही देखनी होती है, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। इतने सारे तरह तरह के केसेस देखने के बाद में एक ऑर्थोपेडिशियन क्या फ्रस्ट्रेट नहीं होता? नहीं, जनरल वो क्या तो होता है? जितनी तरह के पेशेंट देखते हैं, जितनी वेराइटी जाती है, उससे तो अच्छा मतलब फील होता है कि आज अपन ने ये देखा, ये अगर ध्यान नहीं दे पाता तो ये मिस हो जाता है, अरे यार देखो देख मिस होते होते बच्चा, उसमें तो अच्छा है, एंजॉयफुल कंडीशन होती है। ओके, बाकी ऐसा नहीं होता कि फ्रस्ट्रेशन हो गया है कि अब पेशेंट के साथ फ्रस्ट्रेशन कभी आता ही नहीं है। तो एक आपके मायने में ऐसा एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए अपन को कंटिन्यूअसली डेडिकेटेड वर्क करना नेसेसरी है। जरूरी है। ओके सर, रिप्लेसमेंट सर्जरीज आजकल बहुत कॉमन है, उस पे थोड़ा सा। काफी कॉमन होगी। पहले दो तीन चीज थी कि पहले एक तो हर सेंटर पे अवेलेबिलिटी नहीं थी इन चीजों की, मशीनरी भी नहीं थी, बस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे ना वो अवेलेबल नहीं था, डॉक्टर भी कम हुआ करते थे। दूसरा पेशेंट भी इतना मतलब वो नहीं था अवेयरनेस कि भाई रिप्लेस करा लें क्या जॉइंट वगैरह। तो दो तीन फैक्टर हो गए। अब एक तो कि भाई डॉक्टर अवेलेबल हो गए हर लेवल पे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल पे। दूसरी चीज कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। तीसरी चीज कि पेशेंट खुद में अवेयरनेस आ गई कि भाई अपन जॉइंट पेन हो रहा है तो इसको अल्टरनेट जॉइंट रिप्लेसमेंट है और वो बेटर है, तो इसलिए जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लेता है, दवाई की तरफ नहीं रहता कि भाई मेडिसिन खाते रहेंगे कितने दिन काम चलाएंगे। तो उसके लिए आजकल जल्दी पेशेंट कन्विंस हो जाता है कि रिप्लेसमेंट करा लो, और है भी अच्छा। एक तो मेडिसिन का ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं रहेगा, और मेडिसिन तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन हो गया तो अब लाइफ टाइम ही खानी ही पड़ेगी। अब आपकी 60 की उम्र में 55 की उम्र में आर्थराइटिस हो गया, कितने दिन मेडिसिन लोगे? नी पेन है, हिप पेन है, नॉर्मली ये वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं ना उनमें ही होता है आर्थराइटिस ज़्यादा, और उनका रिप्लेसमेंट भी अच्छा सब्स्टिट्यूट है, मतलब अच्छा कारगर उपाय है। रिप्लेसमेंट से मतलब मरीज की कंप्लेन 100% दूर हो जाती है और मेडिसिन से पूरा पीछा छूट जाता है। रिप्लेसमेंट जब इतने कॉमन हो गए हैं, डॉक्टर्स अब रिप्लेसमेंट हर माइनर सेटअप में भी रिप्लेसमेंट कंडक्ट हो जाते हैं, तो क्या ऐसा समझा जाए कि ऑर्थोपेडिक जो ब्रांच है वो बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड ब्रांच हो चुकी है? नहीं, सैचुरेटेड नहीं। ऑर्थोपेडिक में तो ऐसे है कि अब ब्रांच में भी ब्रांचें हो गई है। जैसे आर्थोप्लास्टी सर्जन हो गया जो सिर्फ रिप्लेसमेंट ही करता है, आर्थोस्कोपी सर्जन हो गया जो सिर्फ लिगामेंट वगैरह आर्थोस्कोप से रिपेयर करता है, ट्रॉमा सर्जन हो गया जो सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड ट्रॉमा देखेगा, तीसरा चौथा चीज स्पाइन सर्जन हो गया जो सिर्फ स्पाइन ही देखता है। तो ऑर्थोपेडिक खुद ही अपने आप में एक बड़ा मतलब ब्रांच होगी जिसमें मतलब 5-6 ब्रांचें और हो गई उसमें। आफ्टर सर्जरी रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपिस्ट, इनका कितना बड़ा रोल होता है? आफ्टर सर्जरी बोलो या एवरी ऑर्थो पेशेंट में बोलो तो मतलब फिजियोथेरेपी का तो बराबर रोल है मेडिसिन के। क्यों? शुरू में मान लियो कोई पेशेंट पेन लेके आया हमारे पास, बैक नेक नी जो भी पेन है, 2-4-5 दिन में रिलीफ होती है, परमानेंट की तरफ तो उसको ले जाना ही है, परमानेंट क्योर तो करना ही है, उसके लिए फिजियोथेरेपी का रोल हो गया अच्छा खासा। उस पार्ट से रिलेटेड मसल स्ट्रेंथनिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह उसको बतानी पड़ेगी, तो ताकि वापस रिपीटेड ऐसी कंडीशन नहीं आए। दूसरी चीज सर्जरी की बात नेचुरल है, उसको मोमेंट मसल स्ट्रेंथनिंग वगैरह रेंज वगैरह मोमेंट सारा लाना ही पड़ेगा, तो उसमें तो फिजियोथेरेपिस्ट ही चाहिए, दूसरा कोई चाहिए नहीं। यू होल्ड एक्सपीरियंस ऑफ डेकेड, इस पूरे ड्यूरेशन में कभी ऐसा कोई मैजिक मोमेंट हुआ है जो आपको ऑर्थोपेडिशियन बनने पे बहुत ही प्राउड फील होता हो कि चलो यार ये लोग चीज़ इतनी मुश्किल लग रही थी, मैंने इतने आसानी से उसको, कोई भी दर्द में है पेशेंट उसको मैंने रिलीव कर दिया?
कभी तो क्या, ये तो रेगुलर इंटरवल में होता रहता है। एक कंडीशन होती है बच्चों में, जैसे पुल्ड एल्बो बोलते हैं उसको। अच्छा। पुल्ड एल्बो मतलब कोहनी में से, एल्बो मतलब कोहनी में से उतर जाना। ये नॉर्मल कंडीशन होती है बच्चों में, जैसे खेलते खेलते हो जाती है, घर वालों को पता ही नहीं चलता क्या हुआ, अचानक ही बच्चा रोने लग जाता है। एक दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा हो, या बच्चे के कोई गार्जियन ने बच्चे को उठाया हो, हाथ से कलाई से लिफ्ट कर दिया हो, जैसे ही मतलब रिस्ट से कोई पुल कर लेंगे ना, तो वहां से कोहनी से निकल जाता है जॉइंट, पुल एल्बो बोलते हैं उसको। उस कंडीशन में बच्चा अचानक सारी एक्टिविटी छोड़ के चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं करता है और हाथ को ऐसे नीचे छोड़ देता है। इस कंडीशन में हाथ चला जाता है कि घर वालों को पहले तो पता ही नहीं चलता हुआ क्या है, फिर इधर उधर देखते हैं तो लगता है कि इस हाथ की मूवमेंट नहीं कर रहा है। फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, हम तो उस पेशेंट का एटीट्यूड से पता चल जाता है कि हाथ पोजीशन से ही पता चल जाता है ये हुआ है। विद इन 1-2 सेकेंड में पेशेंट की रिडक्शन मैन्योर अपनाते ही हाथ ठीक हो जाता है। 1-2 सेकेंड में, मतलब पेशेंट गोद में है, गोद में ही ठीक हो जाता है मदर की। तो उसमें घर वाले ये नॉर्मली, ये इसमें एक कंडीशन और होती है, नॉर्मली ये हो गया रात में। अब रात के टाइम में तो कोई डॉक्टर मिले नहीं मिले, घर वालों को ऐसे चिंता हो जाती है, तो ये कंडीशन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग होती है। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमें बहुत सारी चीज़ें नई समझने को मिली जो कि ऑर्थोपेडिक रिलेटेड या नॉर्मली मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन से रिलेटेड है। हम उम्मीद करते हैं हमें और हमारे व्यूअर्स को आपके इस अनुभव से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिले। तो अगर कोई भी व्यूअर हमारे इस पॉडकास्ट को देख करके कुछ नई बात सीखा है तो हमारे लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट, मुझे भी अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ व्यूअर को भी अपने इस डिस्कशन से कुछ सीखने को मिलेगा।